ओके, तो लेट्स स्टार्ट. बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग theory. I have already discussed with you what is Big Bang theory and how it is modified by inflation theory. It is modified by inflation theory. Okay, let's understand again. Big Bang theory was proposed by George Lemaitre. Lemaitre. Big Bang theory was proposed by George Lemaitre in 1927, and it is the most accurate and acceptable theories related to origin of universe. ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट कीजिए, कंसेप्चुअल पार्ट है ना, अच्छे से समझिए चीजों को. मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, है ना. Big Bang theories was proposed by George Lemaitre, a Russian geographer या Russian cosmophysicist in 1927, and it was modified by inflation theory, which was proposed in 1970s. Clear? Big Bang theory was proposed in 1927 by George Lemaitre, and it was modified in 1970s by inflation theory. So we should understand first what was the original Big Bang theory, what was the original Big Bang theory, and how it was modified in 1970 by inflation theory. So what was the original Big Bang theory? As explained in NCERT, है ना, 11th class NCERT. Have you learned? Have you read about Big Bang theory in NCERT? Yes. What is it? Okay. According to original Big Bang theory, the whole mass of universe was confined into a single tiny ball, which is called as singularity. Which was called as singularity. And it has infinite density. Density इसकी infinite होगी. Volume tends to 0, but mass tends to infinite. तो डेंसिटी क्या होगी, कितना डेंस होगा, इनफाइनाइट डेंस होगा कि नहीं. तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आज से 13.8 बिलियन years ago from today, the whole mass of universe was confined into a single tiny ball, which is called as singularity, and it has infinite density. डेंसिटी इनफाइनाइट नहीं होगी, इतने छोटे से वॉल्यूम में इतना सारा मास, इनफाइनाइट. और ड्यू टू दिस इनफाइनाइट डेंसिटी इनफाइनाइट है, मींस पार्टिकल्स क्या होंगे, वेरी क्लोज. और पार्टिकल्स अपने लैटिस पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने लैटिस पोजीशन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो जितने क्लोज होंगे कॉलिजन के चांसेस बढ़ेंगे ना, और कॉलिजन के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेशन से क्या होगा, हीट जनरेशन से टेम्परेचर इंक्रीज होगी. और देखते हैं मोबाइल आप चार्ज करते हैं, गर्म होता जाता है, एक टाइम पे आके क्या होता है, ब्लास्ट, एक्सप्लोजन. तो जो ओरिजिनल बिग बैंग थ्योरी थी उसके अनुसार क्या हुआ, है ना,
ये जो सिंगुलैरिटी है वो क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया। देयर वाज एक्सप्लोजन टुक प्लेस, है ना, इन सिंगुलैरिटी। क्यों हुआ समझ में आ रहा है ना? सिंगुलैरिटी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन। और जब एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्या रिलीज होती है, एनर्जी। और विद इन 3 मिनट एनर्जी रिलीज हुई, है ना। मतलब अभी ओरिजिनल बता रहे, ओरिजिनल बिग बैंग क्या था, इसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और उससे एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी दिखती नहीं है ना, एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई। और पहले ही 3 मिनट में, विद इन 3 मिनट्स, फर्स्ट एटम वॉज फॉर्म्ड। E equal to mc square. Energy is converted, energy was converted into mass. पहले क्या रिलीज हुआ, एनर्जी, एनर्जी रिलीज हुई। और वो एनर्जी पहले 3 मिनट के अंदर क्या बना, पहला एटम। एटम कैसे बना भाई, एटम मीन्स मैटर, जिसमें मास होता हो। मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्युपाई स्पेस। तो एनर्जी है, एनर्जी में मास नहीं होता है, एनर्जी एनर्जी है, डिस्क्रीट। तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, मैटर बन रहा है। पहले 3 मिनट के अंदर पहला एटम बना, एटम मीन्स मैटर, मैटर का जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। कैसे बना होगा, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मास में। कैसे मास में, सबसे छोटे मास में। सबसे छोटा मास, सबसे कम मास किसका है, क्वार्क का। हमने पढ़ा है ना कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बट एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। कौन कौन, 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सारी चीजें, है ना, ये सब। बट पार्टिकल फिजिक्स के द्वारा बताया गया कि इससे भी छोटे पार्टिकल्स पॉसिबल है। कौन, क्वार्क। सुना है आपने क्वार्क, पार्टिकल फिजिक्स में क्वार्क सुना है। क्वार्क क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज फॉर्म्ड। मैटर जिससे बना है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्वार्क। क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, 7 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एटम। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स। वैसे मैटर बनता है। क्लियर। तो हुआ क्या, आफ्टर एक्सप्लोजन एनर्जी वॉज रिलीज्ड एंड विद इन फर्स्ट 3 मिनट फर्स्ट एटम वॉज फॉर्म्ड। हाउ, energy get converted into quark, energy get converted into quarks। और quarks क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसका कुछ मास होगा, और इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, फ्रैक्शन में होता है। चार्ज कैसा होता है, फ्रैक्शन में, जैसे +2 3 या -2 3 या +1/3 या -1/3, इस तरह से चार्ज होते हैं। क्वार्क पे चार्ज कैसा होता है, फ्रैक्शन में, ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मैटर बना है, बहुत कम मास होगा, है ना। और चार्ज कैसा होगा, फ्रैक्शन में चार्ज होगा। और जब ये क्वार्क्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी चीजें। तो जैसे आपको क्वार्क से क्या बनाना है, प्रोटॉन बनाना है, क्या करेंगे, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज। क्या करेंगे, दो ऐसे क्वार्क लेंगे, Q +2/3, ये हो कह रहा है, और दूसरा फिर लेंगे +Q 2/3, और एक लेंगे Q -1/3, हो जाएगा। 3 क्वार्क लेना है आपको, तीनों को कंबाइन करेंगे, क्या बनेगा, बनेगा प्रोटॉन। देखिए, +2/3 +2/3 कितना हुआ, 4/3, और -1/3 कितना आएगा, 3/3, 1। क्या बनेगा, प्रोटॉन, जिसपे कितना चार्ज होता है, +1। तो 3 क्वार्क्स जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स बनाना है, क्या करेंगे, बताइए, -1 आना चाहिए,
बताइए। -1 आना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या आना चाहिए? -1। कैसे बनाएंगे, कितने क्वार्क्स लेंगे और कौन कौन लेंगे? देखिए, एक लेंगे +1/3 और और या ऐसे कर सकते हैं -2/3, -2/3 कितना हो गया? -4/3 और प्लस हो जाएगा, होगा ये -2/3 -2/3 -4/3 और +1/3 आ जाएगा -1। सिंपल कैलकुलेशन, अब बच्चों वाला चीज है, इसमें इतना सोच क्यों रहे हैं? हो जाएगा ना। तो ऐसे क्या हुआ कि क्वार्क्स कंबाइंड टू फॉर्म प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और सबसे पहले फिर क्या हुआ? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हुए, कंबाइन होकर न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू क्या बनाया? न्यूक्लियस। और फिर न्यूक्लियस कैसा था? पॉजिटिव चार्ज था, चूंकि प्रोटॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपनी चारों तरफ घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या बन गया? एटम। क्लियर ना? ये बेसिक चीजें पता है ना आपको? जो साइंस के नहीं है उनको भी ये बेसिक 6, 7, 8 क्लास की साइंस है। क्या बन जाएगा? एटम। तो पहले ही 3 मिनट के अंदर क्या बन गया? एटम। यहां तक ऐसे बताया, एटम बना। और सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन सा है? हाइड्रोजन है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की भी आवश्यकता नहीं है। उसके न्यूक्लियस को बनाने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्रोटॉन चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे लो मास का, सबसे कम मास का कौन सा है एलिमेंट? हाइड्रोजन। तो सबसे पहला एटम कौन बना होगा? हाइड्रोजन बना होगा, है ना? सबसे सिंपलेस्ट एटम कौन बना? हाइड्रोजन। बट हाइड्रोजन कांट एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म। ये एटॉमिक फॉर्म है ना? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? दो एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। तो एटम का, हाइड्रोजन का एटम बना होगा, वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके क्या बनाया होगा? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स यानी हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूल्स बन गया, कई सारे मॉलिक्यूल्स बन गए। क्या बन गया? मैटर, पदार्थ। उसकी, लेकिन उसका स्टेट क्या था? हाइड्रोजन का स्टेट क्या है? गैस। हाइड्रोजन गैस के रूप में था। यानी पूरे यूनिवर्स में गैसियस पार्टिकल्स। पूरे यूनिवर्स में क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुई। पहले 3 मिनट के अंदर फर्स्ट एटम बना, और भी एटम बने, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, मैटर बना। मैटर किस फॉर्म में था? किस स्टेट में था? गैसियस स्टेट में। यानी पूरे यूनिवर्स में क्या हुआ? पूरे यूनिवर्स में आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग मींस एक्सप्लोजन, मैटर क्या हो गए? गैसियस पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, है ना? यहां तक समझ गए? बिग बैंग ये पुराना व्यूज था, नया क्या था? एक स्टेटमेंट से इसमें मॉडिफिकेशन को समझ सकते हैं। स्टेटमेंट क्या था? इन्फ्लेशन थ्योरी आया 1970s में, बिग बैंग दिया गया था 1927 में। इन्फ्लेशन थ्योरी कब आया? 1970s में। साइंटिस्ट का नाम मुझे याद नहीं है, मैं लिखवा दूंगा नाम। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला बिग बैंग इज नॉट अबाउट एक्सप्लोजन, बिग बैंग इज नॉट एन एक्सप्लोजन, इट्स एन एक्सपेंशन। क्या स्टेटमेंट दिया? बिग बैंग इज नॉट एन explosion, it's an expansion या it's expansion। जो ओल्ड व्यू था बिग बैंग का, उसके अनुसार बिग बैंग क्या था? एक्सप्लोजन, है ना? द इवेंट ऑफ एक्सप्लोजन वाज कॉल्ड एज बिग बैंग। बट नया स्टेटमेंट क्या आया? बिग बैंग इज नॉट एन एक्सप्लोजन, इट्स एन एक्सपेंशन, जो कि अभी भी हो रहा है। इट्स एन एक्सपेंशन। ये क्या है? एक्सपेंशन है। किसका? स्पेस का, यूनिवर्स का। समझ गए? अब इस स्टेटमेंट ने पुराने बिग बैंग थ्योरी को मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया?
इसी को कहा गया, ये जो नया थ्योरी दी गई, नई न्यू थ्योरी दी गई, इसे क्या कहा गया? इन्फ्लेशन थ्योरी। क्या बोला गया? इन्फ्लेशन थ्योरी। देखिए, इन्फ्लेशन थ्योरी डज नॉट रिप्लेस बिग बैंग थ्योरी, इट ओनली मॉडिफाई इट। ठीक है, इन्फ्लेशन थ्योरी डज नॉट रिप्लेस बिग बैंग थ्योरी, इट ओनली मॉडिफाई इट। ये बिग बैंग थ्योरी को रिप्लेस नहीं करता है कि रिप्लेस करके कोई नया थ्योरी दे रहे हैं। ये सिर्फ क्या करता है? बिग बैंग में मॉडिफिकेशन लाता है, उसे मॉडिफाई करता है। क्या मॉडिफाई करता है? पहला स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है, ये मॉडिफाई करता है कि बिग बैंग वाज नॉट एन एक्सप्लोजन, इसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ था, इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, सडन एक्सपेंशन। तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया? मैंने कल बताया था फ्लो चार्ट से, इसमें बताया गया कि बिग बैंग की घटना से पहले, बिग बैंग के इवेंट से पहले यूनिवर्स में क्या हुआ? कॉस्मोस, यूनिवर्स बोले या कॉस्मोस बोले, उसमें क्या हुआ? सडन इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन मीन्स पैसा दाम बढ़ जाना नहीं, इन्फ्लेशन मीन्स एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन। विद इन 1 सेकेंड पूरा यूनिवर्स, पूरा स्पेस लाइट के स्पीड से भी अधिक एक्सपैंड करने लगा, एक ही सेकेंड में। विद इन 1 सेकेंड पूरा स्पेस, पूरा यूनिवर्स लाइट के स्पीड से भी अधिक स्पीड से एक्सपैंड कर गया, जिसे हमने क्या कहा? कॉस्मिक इन्फ्लेशन। यानी बिग बैंग की घटना से पहले, बिग बैंग से पहले क्या हुआ? कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ। कॉस्मिक इन्फ्लेशन मीन्स विद इन 1 सेकेंड द होल यूनिवर्स वाज एक्सपैंडिंग विद अ स्पीड मोर देन अ स्पीड ऑफ लाइट। इतनी तेजी से एक्सपेंशन हुआ, सडन एक्सपेंशन हुआ। और वो क्यों हुआ? मैंने कल बताया था, एक थ्योरी दी गई फॉल्स वैक्यूम का, फॉल्स वैक्यूम, उसमें नहीं जाना है, वो बहुत रिसर्च लेवल का है। बस ये समझना है कि जो स्पेस था वो इस तरह से था। स्पेस को अगर एक बेडशीट मानते हैं, स्पेस को क्या मानते हैं? बेडशीट। तो बेडशीट कैसा था? मुड़ा हुआ था, ऐसे बेडशीट। अब ऐसे कोई बेडशीट मुड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई बॉल रख देते हैं, प्लास्टिक का बॉल, क्या वो रहेगा स्टेबल? बॉल को स्टेबल रहने के लिए क्या होना पड़ेगा? चादर को ऐसे सीधा होना पड़ेगा। चादर ऐसे सीधा होगा तभी तो ये जो स्पेस को आप बॉल मानिए, और सॉरी, स्पेस को आप ये चादर मानिए जो कि ऐसे मुड़ा हुआ था, और उसके ऊपर क्या था? यूनिवर्स, बॉल। तो क्या स्टेबल रहेगा? तो इसे स्टेबल करने के लिए चादर को क्या करना होगा? सीधा होना होगा, एक्सपैंड होना होगा, है ना? और इसीलिए एक्सपेंशन हुआ। कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्यों हुआ? टू अचीव द मिनिमम एनर्जी लेवल। ये मिनिमम एनर्जी लेवल है? नहीं है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी लेवल क्या है? ये। तो स्पेस क्या हुआ? इन्फ्लेट हुआ। इन्फ्लेट हुआ ताकि वो मिनिमम एनर्जी लेवल अचीव कर सके। समझ गए? ये इन्फ्लेशन थ्योरी ने बताया कि बिग बैंग से भी पहले क्या हुआ? एक सडन एक्सपेंशन हुआ, सडन इन्फ्लेशन हुआ कॉस्मोस का। कॉस्मोस मीन द स्पेस। एक्सपेंशन हुआ, और जब ये एक्सपेंशन स्लो हुआ, मतलब कुछ ही सेकेंड हुआ, एक्सपेंशन बहुत तीव्र, मतलब लाइट के स्पीड से भी अधिक, और जब ये एक्सपेंशन स्लो हुआ, तब जो एनर्जी एक्सपेंशन करा रही थी वो एनर्जी कहीं तो जाएगी ना, किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी इन्फ्लेशन करा रही थी, अब तो इन्फ्लेशन हो गया, अब तो एक्सपेंशन हो चुका था, तो एनर्जी कहां गई? वही एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होना शुरू हुई। वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? क्वार्क में। समझ गए? और ये जो कन्वर्ट हुआ ना एनर्जी का क्वार्क में, इसको बिग बैंग कहा गया। इसको क्या कहा गया? बिग बैंग। यानी बिग बैंग से पहले क्या हुआ? कॉस्मिक इन्फ्लेशन हुआ। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद क्या हुआ? जो एनर्जी इन्फ्लेशन करा रही थी, अब तो इन्फ्लेशन कम हो गया, स्लो हो गया इन्फ्लेशन, एक्सपेंशन। अब वो एनर्जी कहां जाएगी? वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लगी? मैटर में, मास में। और सबसे स्मॉलेस्ट मास क्या होता है? क्वार्क। फिर समझ गए? अब देखिए, क्वार्क बना,
और जैसे जैसे एक्सपेंशन हो रहा था, अभी भी एक्सपेंशन जारी है यूनिवर्स का, अभी भी, जब तक वो एनर्जी रहेगी, जब तक वो पूरी एनर्जी मास में कन्वर्ट नहीं होगी, मैटर में कन्वर्ट नहीं होगी, तब तक वो एक्सपेंशन होता रहेगा। धीरे धीरे वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मास में, मैटर में। मैंने बताया था ना यूनिवर्स के डेफिनेशन में, फिजिकल मैटर है, डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी है। वो डार्क एनर्जी रिपल्सन क्रिएट करके यूनिवर्स को क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। जब तक वो एनर्जी, पूरी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगी मैटर में, तब तक वो एक्सपेंशन होता रहेगा। और जब वो पूरी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैटर में, तो एक्सपेंशन रुक जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। इतने बड़े बड़े हेवनली बॉडीज होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तब यूनिवर्स क्या हो जाएगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा। उस घटना को क्या कहेंगे? बिग क्रंच। बताया था ना, बिग क्रंच। क्लियर? क्या कर रहे हैं? बिग क्रंच बताया था ना। हाँ, तो समझिए क्या हुआ। बिग बैंग के इवेंट से पहले क्या हुआ? कॉस्मिक इन्फ्लेशन। कॉस्मिक इन्फ्लेशन के बाद द एनर्जी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द expansion of universe get converted, started to convert into matter, और सबसे स्मॉलेस्ट मैटर क्वार्क, एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? क्वार्क में। और क्वार्क कंबाइंड होकर क्या बनाए? और क्वार्क क्यों कंबाइंड, क्वार्क का कॉम्बिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि जैसे जैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो रहा था, यूनिवर्स का टेम्परेचर क्या हो रहा था? डाउन हो रहा था। टेम्परेचर डाउन हो रहा था, कूल हो रहा था यूनिवर्स। और जब टेम्परेचर डाउन होता है, मैंने बताया है, टेम्परेचर डाउन होता है तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस या कोई भी फोर्स है वो स्ट्रांग होता जाता है। तो दो क्वार्क के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस था वो स्ट्रांग हुआ, क्वार्क्स कंबाइन करने लगे। क्वार्क्स कंबाइन करके क्या बनाए? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। और यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ तो सबसे पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन किए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करवाए, कंबाइन करके क्या बनाएंगे? यस, वेरी गुड, ये बनाएंगे न्यूक्लियस। और यूनिवर्स थोड़ा ठंडा होगा, थोड़ा और ठंडा होगा तो अभी न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग हुआ था, इसके कारण न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। और यूनिवर्स ठंडा होगा तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, जिसको मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगा। और ये क्या करेगा फिर? न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव है, प्रोटॉन के प्रेजेंस के कारण। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा? एटम। समझ गए? तो जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता जाएगा, ठंडा क्यों हो रहा है? एक्सपेंशन के कारण। कोई भी चीज जब एक्सपैंड करती है तो क्या होती है? ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन कम हो जाता है। कॉलिजन कम होगा तो टेम्परेचर कम जनरेट होगी, हीट कम जनरेट होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी मैटर जब एक्सपैंड करता है तो कूल होता है, टेम्परेचर उसका कम होता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉलिजन बढ़ने के कारण गर्म होता है। ये रूल है, याद रखिएगा। तो यूनिवर्स क्या हो रहा था? एक्सपैंड हो रहा था, तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा था। और जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन हो रहा था, पहले क्वार्क्स कंबाइन किए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बना। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन किए, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होने के कारण क्या बन गया? न्यूक्लियस क्यों बना हुआ है? क्यों एग्जैक्ट अपने पोजीशन में रहता है? न्यूक्लियर फोर्स के कारण, इंटर न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कंबाइन है? न्यूक्लियर फोर्स से। फिर और टेम्परेचर डाउन हुआ तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक बॉन्ड है ना, स्ट्रांग हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, तो इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हो गए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लगे, उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। इलेक्ट्रॉन क्यों जैसे एटम है, एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों रिवॉल्व होने के लिए? एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना अंदर की तरफ, सर्कुलर मोशन करने के लिए मैंने बताया था एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एक ही नियम है, हर जगह काम आएगा। वो फोर्स यहाँ पे कौन दे रहा है?
वो फोर्स कहां से मिल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉजिटिव और निगेटिव के बीच जो अट्रैक्शन है ना, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है किसको? नेगेटिव को, अपनी सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, वही फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन कर गए, अट्रैक्ट हो गए, बॉन्ड जो इनके बीच जो बॉन्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड है ना, ये क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। क्यों? टेम्परेचर डाउन होने के कारण। और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर गए, क्या बन गया? एटम। क्लियर यहां तक? एटम का जब फॉर्मेशन हुआ, पहला एटम जब बना होगा, फर्स्ट एटम कौन सा बना होगा? हाइड्रोजन ही बना होगा, सबसे सिंपलेस्ट एटम है, न्यूट्रॉन की भी जरूरत नहीं है उसे। तो पहला जब एटम बना होगा, पहले एटम को बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से आना पड़ा होगा? इनफाइनाइट से लोअर ऑर्बिट में आना होगा। होगा कि नहीं हुआ होगा? एटम से बाहर है इलेक्ट्रॉन, यानी इनफाइनाइट लेवल पे है, एनर्जी लेवल पे है, और उसको कहां पे आना है? लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। तो हायर से लोअर में आते हैं तो क्या होता है? इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होती है, किस रूप में? लाइट के फॉर्म में। यानी फर्स्ट एटम बना होगा तो लाइट एनर्जी निकली होगी ना। आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स में फर्स्ट लाइट कहां से आया, तो जो एटम का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुआ न्यूक्लियस के साथ और पहला एटम बना, वहां से फर्स्ट लाइट रिलीज हुई। स्टार से फर्स्ट लाइट नहीं आया है, स्टार में तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, उससे लाइट निकल रही है। पहली लाइट यूनिवर्स में कहां से आई? एटम के फॉर्मेशन से, है ना। यहां से एनर्जी निकली लाइट के रूप में, लाइट के फॉर्म में। बट उस समय यूनिवर्स कैसा था? यूनिवर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, अभी सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं हुए थे, अभी सिर्फ पहला एटम बना था, या कुछ एटम्स बने होंगे, इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन अभी क्या थे? फ्री थे। और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होंगे तो लाइट को ट्रेवल करने देंगे, फोटोन को ट्रेवल करने देंगे, उसको क्या करेंगे? स्कैटर्ड कर देंगे। तो लाइट तो रिलीज हो गई, बट वो लाइट ट्रेवल नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं ट्रेवल कर पा रही थी? क्योंकि उस समय यूनिवर्स ओपिक था। ओपिक क्यों था? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विच टेंड्स टू स्कैटर्ड द लाइट एनर्जी, है ना, स्कैटर्ड कर रहे थे उसे। तीन बिग बैंग की घटना के बाद, कितने साल बाद? 3 लाख ईयर्स, 3 लाख साल के बाद, जब टेम्परेचर बहुत ही डाउन हुआ यूनिवर्स का, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कंबाइंड कर गए। सारे इलेक्ट्रॉन कंबाइंड करके क्या बना लिए? एटॉम। और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। अब स्कैटर करने वाला तो कोई है नहीं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स क्या बन गया? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि लाइट अब ट्रेवल कर सकती थी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और वहां से लाइट की ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई, और जब लाइट ट्रैवल स्टार्ट होता है, लाइट जब ट्रैवल करता है, तभी टाइम का ओरिजिन होता है। टाइम, टाइम क्या है? जैसे अभी टाइम क्यों ऐसे आगे जा रहा है? 9:30 हुआ, फिर 10:30 होगा, ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। फर्स्ट लाइट जब आता है सनराइज, तो पहला दिन, फिर दूसरी बार जब वो लाइट हमें महसूस होगा तो सेकेंड डे। यानी टाइम कैसे जा रहा है? लाइट के ट्रैवलिंग से। तो जैसे ही लाइट ट्रैवल करना स्टार्ट हुआ यूनिवर्स में, वैसे किस चीज का ओरिजिन हुआ? टाइम का। क्लियर ना? टाइम स्टार्ट हुआ। इसलिए यूनिवर्स में बताया था ना मैंने, यूनिवर्स इज द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, जिसमें डार्क मैटर, फिजिकल मैटर, डार्क एनर्जी, टाइम एंड स्पेस, है ना। स्पेस अभी भी तो चादर है, उस चादर ऐसे सीधा हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। टाइम है ही, लाइट की ट्रेवलिंग हो ही रही है, टाइम भी है। डार्क मैटर भी है, वही एनर्जी जो कन्वर्ट हुई मैटर में। तो कुछ फिजिकल मैटर है जो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि लाइट के साथ इंटरेक्शन हो रहा है उनका। कुछ ऐसे मैटर है जो नहीं दिख रहा है, तो लाइट के साथ इंटरेक्शन नहीं है, तो डार्क मैटर। कुछ ऐसी एनर्जीज है जो नहीं दिख रही है, वही एनर्जी रिपल्सन क्रिएट कर रही है और यूनिवर्स को एक्सपेंड करा रही है, तो एनर्जी भी है कि नहीं? तो अब डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं, कहां से आई ये सारी चीजें, है ना। यहां तक समझ गए? ठीक है। अब लाइट ट्रेवल करने लगा, एटम्स का फॉर्मेशन हो चुका था, एटम कंबाइन करके क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स। एटम कंबाइन करके क्या बनाए? मॉलिक्यूल्स। और सबसे पहला मॉलिक्यूल्स बना होगा हाइड्रोजन का।
जिसका स्टेट क्या है, गैस। अब देखिए, अब यहां से आगे पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। यहां से आगे क्या हुआ, कैसे स्टार का फॉर्मेशन, कैसे गैलेक्सी, सबसे पहले गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और गैलेक्सी के अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और स्टार्स के बाद प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको समझेंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? कल भी मैंने बताया था, आज फिर से रिपीट किया मैंने, है ना? यहां के बाद यानी मैटर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब यूनिवर्स में क्या है, अब यूनिवर्स में क्या चीजें हैं, एनर्जी तो है ही, पूरी एनर्जी तो कन्वर्ट नहीं हुई मैटर में, एनर्जी है और मैटर है, दो चीजें है ना। और ये जो एनर्जी और मैटर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अनइवन है। अनइवन मींस कहीं पर अधिक एक्युमुलेशन है गैसियस पार्टिकल्स का, और कहीं पर दूर दूर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, और कहीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है यानी डेंसिटी हाई है। ठीक है, समझ गए ना? ये जो एनर्जी और मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन था आफ्टर बिग बैंग, 150 लाख वर्ष के बाद स्टार का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है हम देखते हैं। 3 लाख के बाद यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हुआ, लाइट ट्रेवल करना शुरू हुई, टाइम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। 150 लाख साल बाद स्टार बनता है। कैसे बनता है अभी हम देखेंगे। अभी समझ गए? बिग बैंग की घटना के बाद कुछ वर्षों के बाद क्या था यूनिवर्स में, एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, अनइवन। अनइवन मींस कहीं पर अधिक मैटर, मैटर किस फॉर्म में थे, गैसियस पार्टिकल के फॉर्म में, कहीं पे ज्यादा एक्युमुलेटेड थे, कहीं पर कम थे। तो जहां पर अधिक डेंसिटी होगी वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स भी आसपास के ग्रेविटेशनल फोर्स से अधिक होगा, होगा ना? जहां पे डेंसिटी अधिक होगी, जहां पे अधिक पार्टिकल्स होंगे, वहां की डेंसिटी आसपास की डेंसिटी से अधिक होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी ना? ग्रेविटेशनल फोर्स, डेंसिटी अधिक है तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव पावर अधिक होगी, तो ये क्या करेगा, आसपास के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके और भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये भी आसपास के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके और भी क्या हो जाएगा साइज में, है ना, बड़ा होता चला जाएगा। यहां ठीक है ना? यहां तक क्लियर? जहां पे मैटर की डेंसिटी, गैसियस पार्टिकल की डेंसिटी अधिक होगी, उनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी अधिक होगा, आसपास के गैसियस पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उनका साइज बड़ा होता जाएगा। और ये जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लाउड ऑफ, क्लाउड ऑफ गैसेस। तो कई सारे क्लाउड ऑफ क्या बनेंगे, गैसेस। अब यहां पे कांत का समझ में आ गया, या लैपलास ने जो बताया था क्लाउड ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट कहां से आया, समझ में आ गया? तो बिग बैंग ने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। उन्होंने कहा था लैपलास ने कि द प्राइमोर्डियल यूनिवर्स वाज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ऑफ गैसेस। लेकिन कहां से आए क्लाउड ऑफ गैसेस, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्लाउड ऑफ गैसेस, ही डिड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन बिग बैंग ने एक्सप्लेन किया ये क्लाउड ऑफ गैसेस कहां से आए। कर दिया कि नहीं कर दिया? क्लाउड ऑफ गैसेस बने, क्लाउड ऑफ गैसेस। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो पूछिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, है ना? एनी इशू? नो, समझ में आ गया? एक ही दिन में आ रहा है, ओके। चल दिया है। ओके, अब ये क्लाउड ऑफ गैसेस यहां तक समझ गए ना? इन्हीं क्लाउड ऑफ गैसेस को क्या कहा गया, लैपलास ने कहा था ना, नेबुला। यहां भी बिग बैंग में भी इन क्लाउड ऑफ गैसेस को क्या कहा गया। तो देखिए क्वेश्चन आता है, अच्छा पहले आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या आता है वो भी डिस्कस करते जाएंगे। कहां से आता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये प्रिडिक्ट करना सीख गए आप, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए आप प्रिडिक्ट कर सके कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, मेंस के कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर तो प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। इन क्लाउड ऑफ गैसेस को क्या कहा गया, नेबुला। और पूरे यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ
नेबुलास का फॉर्मेशन हुआ, मिलियंस ऑफ नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला मींस क्लाउड ऑफ गैसेस। यहां तक समझ गए? अब क्या हुआ, किसी एक नेबुला को लेते हैं, नेबुला नहीं, वो सांप खाने वाला अच्छा नेबुला होता है नेबुला, ये नेबुला है। ओके, क्लाउड ऑफ गैसेस। अब ये देखिए, ये क्लाउड ऑफ गैसेस जो था, जिसे नेबुला कहा गया, उसमें हुआ क्या, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ये जो नेबुलास थे, मिलियंस ऑफ नेबुला इन यूनिवर्स, यही बाद में डेवलप होकर क्या बने, गैलेक्सीज। क्या बने, गैलेक्सीज। कैसे बने उसको समझना है। गैलेक्सी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैलेक्सी? गैलेक्सी मींस कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट, कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। ग्रुप नहीं, कलेक्शन। ग्रुप कहेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रुप ऑफ स्टार कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टलेशन। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन, नक्षत्र या तारामंडल हिंदी में। गैलेक्सी क्या है, आकाशगंगा क्या है, गैलेक्सी कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ग्रुप अलग चीज है, कलेक्शन अलग है। ग्रुप का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर शेप में ग्रुप बना लिया, नहीं होता है ये वामपंथी ग्रुप, राइट विंग, लेफ्ट विंग, मतलब एक एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए सबकी। ग्रुप का मतलब क्या होता है, सभी की आइडियोलॉजी एक जैसी होनी चाहिए। तो ग्रुप ऑफ स्टार मींस स्टार्स एक ग्रुप बनाएंगे तो एक पैटर्न में बनाएंगे, है ना, तो उसको तो वो पैटर्न बनता है तो क्या उसे कहते हैं, कॉन्स्टलेशन, है ना, तारामंडल या नक्षत्र भी बोला जाता है उसे। लेकिन ये क्या है, गैलेक्सी मींस आकाश गंगा, गंगा गैलेक्सी, आकाश गंगा, गंगा मिलियंस ऑफ स्टार्स जो है उनका कलेक्शन। यानी इस नेबुला को आपको बनाना है क्या, गैलेक्सी। ये कब बनेगा, जब इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे। स्टार्स होंगे तभी, स्टार्स डेवलप होगा तभी से हम इस नेबुला को क्या कह पाएंगे, गैलेक्सी तभी कह पाएंगे ना। अब स्टार्स कैसे बनेगा देखिए, पहले यहां पे मैंने बताया कि जो बड़े क्लाउड ऑफ गैस थे वो आसपास के पार्टिकल्स को, गैस पार्टिकल को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ठंडी, you can change your seat or you can down the temperature of this AC. You have two option, what would you like to choose? ऊपर, एसी को ऊपर कर दें ओके हाँ, कंफर्टेबल हो जाइए पहले, क्योंकि जब बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती है तो माइंड कंसंट्रेटेड नहीं होता है कि नहीं। ओके, कंफर्टेबल, ठीक है। तो क्या हुआ, क्लाउड ऑफ गैसेस started to attract small particles due to its gravity and they become larger। और यहां पे समझिए, this cloud of gas which is called as nebula started to rotate also। मतलब लेप्लास ने भी कहा था started to rotate, और कांत ने भी कहा था started to rotate, लेकिन बिग बैंग ने उसे एक्सप्लेन किया क्यों रोटेट होने लगे। this cloud of gases started to rotate, why? यहां पे देखिए, यहां एक टॉर्क क्रिएट होता है, टॉर्क समझते हैं, टॉर्क इज दैट टाइप ऑफ फोर्स विच क्रिएट रोटेशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां खड़ा हूं ना, दिख रहा हूं, अब कोई मुझे इधर से खींचे और कुछ व्यक्ति इधर से खींचे तो क्या हो जाऊंगा, मतलब एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैं क्या हो जाऊंगा, रोटेट हो जाऊंगा ना। तो टॉर्क क्रिएट होने से क्या होता है, रोटेशन। यहां पे टॉर्क कैसे क्रिएट हुआ होगा, किसी भी पार्टिकुलर, आप देखिए मॉलिक्यूल्स को, इस मॉलिक्यूल्स पे ये वाला मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहा है और ये वाला मॉलिक्यूल्स भी फोर्स लगा रहा है, एक इधर से भी खींच रहा है इसे, इधर से भी खींच रहा है, तो मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स पर आगे देखेंगे, सब सारे मॉलिक्यूल्स पे मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है,
और उस मल्टीपल डायरेक्शनल फोर्स के कारण एक टॉर्क क्रिएट होता है, और टॉर्क के कारण ये पूरा सिस्टम क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। नेक्स्ट फिगर में चलेंगे। यानी ये जो क्लाउड ऑफ गैस है नेबुला, ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। समझिएगा, यहाँ पे रोटेट हो रहा है। और रोटेशन के कारण क्या होगा, मैंने बताया था आपको, when a body starts to rotate, then it experienced a centrifugal force, है ना, away from the center। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा हर मॉलिक्यूल्स पे, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, हर गैसियस पार्टिकल्स, एवरी गैसियस पार्टिकल्स इज रोटेटिंग बिकॉज द होल सिस्टम इज रोटेटिंग। तो एवरी गैसियस, each and every gaseous particles is started to rotate, and each and every gaseous particles experience a centrifugal force away from the center। बट क्या सभी गैसियस पार्टिकल पर सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, उनका जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा, है ना, या उनके मास पर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv/mv²/r। r मींस सेंटर से कितनी दूरी पर वो रोटेट कर रहे हैं। तो जो क्लोज होगा, जो पार्टिकल्स क्लोज होंगे उस पे अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। जो क्लोज है, r अगर कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक होगा, या मास पे भी डिपेंड करेगा, मास अधिक होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अधिक लगेगा। इसी को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। हैव यू एवर वॉश योर क्लॉथ इन वॉशिंग मशीन? धोया है खुद से? नहीं, है ना, घर वाले को पे छोड़ देते हैं। ओके, वहां पे कौन सा प्रोसेस यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। घुमाते हैं ना, घुमाते हैं तो आपके कपड़े में जो वाटर है और डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल थोड़ा हैवी होगा, हैवी होगा तो उस पर अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। वाटर मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो है आपके क्लॉथ के अंदर वो मिक्स हो गया वाटर के साथ, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर क्या होगा, अधिक लगेगा, और वो वाटर से अलग हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस होता है जब दूध से दही नहीं सॉरी मक्खन निकालते, दही नहीं निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। मक्खन क्या होता है, हैवी होता है, उस पर अधिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइड में साइड हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा, मट्ठा, है नहीं, लस्सी बचेगा। ओके, तो यहां भी सेम चीज हो रहा है, अलग अलग पार्टिकल्स पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उनके मास और डिस्टेंस के हिसाब से अलग लग रहा है। तो होगा क्या, कुछ समय के बाद, नेक्स्ट फिगर, कुछ पार्टिकल्स यहां जमा हो जाएंगे मास और उसके अनुसार, कुछ पार्टिकल्स यहां जमा हो जाएंगे, कुछ यहां जमा हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, और इसे ही कहा जाएगा, इसे क्या कहेंगे, लोकल या लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस। लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस, व्हाट डू यू मीन बाय क्लम्प्स, गुच्छा, गैस के गुच्छे डेवलप होंगे, लोकलाइज्ड क्लम्प ऑफ गैस, अलग अलग जगह पे। और समझ गए यहां तक, यानी विद इन अ नेबुला millions of localized clump of gas developed, है ना, विद इन अ नेबुला millions of localized clump of gas are developed। ठीक है, मिलियंस ऑफ ऐसे। अब देखिए यहां तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए ये पूरा नेबुला रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, नेबुला रोटेट, यानी ये जो लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस है ये भी रोटेट कर रहे हैं सिस्टम के साथ। लेकिन आप अगर इन्हें देखेंगे तो क्या लगेगा कि ये सेंटर के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, लगेगा ना ऐसा देखकर, ये पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा है। और चूंकि ये लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस भी इस सिस्टम का पार्ट है तो ये भी रोटेट हो रहे हैं सिस्टम के साथ। इन आप अगर सिस्टम के अंदर जाकर देखेंगे, सेंटर पर आप रहेंगे, तो आपको क्या महसूस होगा, सेंटर पर खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, तो लगेगा कि ये लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस क्या कर रहे हैं,
सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। लगेगा कि नहीं लगेगा? महसूस होगा ना? अब समझिए, किसी भी सिस्टम को रिवॉल्व करने के लिए, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के लिए, उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए या बिखरा होना चाहिए? उसका मास कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, सेंटर पर होना चाहिए। तो किसी भी लोकलाइज्ड क्लम्प को ले लीजिए, तो उसमें जो मैटर है वो कहां पे जाके जमा होने लगेगा? सेंटर पर जमा होने लगेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास बीच में हो और वो आसानी से रिवॉल्व कर सके। ठीक है, यानी लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैसेस किसी को ले लें, उसमें मास कहां पे जाकर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होगा? सेंटर पर होगा ना। और सेंटर क्या होता चला जाएगा? डेंस होगा कि नहीं? डेंस होता चला जाएगा। इसी डेंस सेंटर को क्या कहेंगे? थोड़ा बहुत मैटर रहेगा बाहर, लेकिन ज्यादातर मासेस कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगे? सेंटर पे। इसी डेंस सेंटर को क्या कहेंगे? कोर। यानी within a nebula millions of localized clump of gases were developed, है ना? millions of, and within a localized clump of gas a core was developed, core which was very dense due to accumulation of maximum particles at the center. कोर डेवलप हुआ। कोर कैसा था? डेंस था। बाकी जो पार्टिकल्स बच गए, कोर के अलावा जो पार्टिकल्स बच गए, जो कोर का हिस्सा नहीं बन पाए, कोर का पार्ट नहीं बन पाए, वो कोर के ही चारों तरफ डिस्क के फॉर्म में रोटेट होने लगे, क्योंकि पूरा सिस्टम रोटेट हो रहा था। तो ये यहां पे क्या बन गया? कोर जो डेंस था, बाकी जो पार्टिकल्स थे वो आपस में मिलकर किस तरह का शेप ले लिए? डिस्क। क्यों डिस्क? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन every object in the universe tends to take a spherical shape, गोल शेप में रहना चाहता है हर वस्तु। बारिश की बूंद देखिए गोल है, पापा का पैसा देखिए गोल है, मम्मी का रोटी गोल है। गोल ही क्यों? एक कविता में मेरी बेटी सुनती है, वहीं से मैं फिजिक्स, है ना, एवरीथिंग इज गोल क्यों? गांधी जी का चश्मा। ओके, गोल क्यों? ये जो गैसियस पार्टिकल्स जो बच कोर बन गया, कोर के बाहर जो गैसियस पार्टिकल थे वो आपस में कंबाइन करके ये डिस्क शेप का बन गए। डिस्क शेप, प्लेट का शेप, और इसके इस कोर के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे सरफेस टेंशन के कारण। सरफेस टेंशन, है ना, सबसे अधिक किस पर लगता है? स्फेरिकल शेप पे लगता है। सरफेस टेंशन मींस बाहर की तरफ। देखिए, कोई ऐसा मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है, सॉरी क्यूबिकल बॉडी है, इस पे सरफेस टेंशन लगेगा चारों तरफ से, और ये क्या करेगा? इसको इधर से भी पचका के, इधर से पचका के, पिचका के इसको क्या बना देगा? गोल, सर्कुलर। तो बस इतना अभी समझिए फिजिक्स। तो जितने भी पार्टिकल्स थे वो किस शेप में कन्वर्ट हो गए? डिस्क शेप में। वेरी गुड, डिस्क शेप में, और इसके चारों तरफ घूमने लगे। इन्हीं डिस्क को क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा गया, बस डिस्क कहा गया। अभी यहां पे समझना है, इनको क्या कहा गया? डिस्क। अंदर क्या हुआ? कोर क्या था? डेंस। कोर था डेंस, और डेंस होने के कारण पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत क्लोज होंगे, और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसके कारण कोर क्या होने लगा? कॉन्ट्रैक्ट करने लगा। कोर क्या होने लगा? कोर स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। अंडर इट्स ओन ग्रेविटी मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण पार्टिकल्स और भी क्लोज आएंगे, उनके बीच कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगी, यानी कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। और जब कोर का जब टेम्परेचर 150 लाख डिग्री सेल्सियस पहुंचा, तो यहाँ पे कोर में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन ही था ना मेन उस समय, मुख्य कौन सा गैस था? हाइड्रोजन।
तो कोर में जो हाइड्रोजन था वो इस टेम्परेचर पर फ्यूज करने लगा, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करने लगा, समझ गए। और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस फ्यूज कर कर क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके क्या बनाया, हीलियम का न्यूक्लियस। और क्या स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हीट और लाइट एनर्जी निकली और ये कोर क्या बन गया, स्टार। हाँ, दिखाई नहीं तेरे। मायोपिया और माइट्रोपिया, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में उल्टा होता है। हाँ। नहीं नहीं, मायोपिया होगा इनको, सही बोले, सही बोलते, ओके। तो माइनस, माइनस पावर, माइनस, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो आगे भी आ सकते हैं। अच्छा, उसके कारण, ओ नहीं नहीं, मुझे प्रॉब्लम है दूर का, जैसे मैं चश्मा लगा रहा हूँ, माइनस में पावर है, तो अभी थोड़ा कम हुआ है योगा वोगा करके। हाँ, मैं क्लास में बैठता तो फर्स्ट बेंच पे, मुझे कुछ नहीं दिखता था बोर्ड, ठीक है। तो 150 लाख डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, जो कोर का हाइड्रोजन था वो फ्यूज करके क्या बनाने लगा, हीलियम। और हीट एंड लाइट एनर्जी निकली और कोर क्या बन गया, स्टार। और ये जो डिस्क, अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये डिस्क इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ये भी गैसियस पार्टिकल ही है, जो किस शेप में आ गए, डिस्क के शेप में, सर्कुलर शेप ले लिया इन्होंने। अब ये डिस्क, ये हो गया स्टार, यहां से लाइट और हीट निकलने लगी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। और ये जो डिस्क इसके चारों तरफ घूम रहे थे डिस्क शेप में, है ना, हजारों डिस्क इसके चारों तरफ घूम रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। ये डिस्क आपस में कंबाइंड करने लगे और डिस्क मींस प्लेट, कई सारे प्लेट्स को मिला देंगे, प्लेट्स को कभी ऐसे मिला कर देखें, वो नियरली स्फेरिकल बॉडी बन जाता है, गोल गेंद टाइप का, नियरली स्फेरिकल, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होगा, लेकिन कई सारे डिस्क को, प्लेट्स को, खाने वाले प्लेट्स को मिलाकर देखिएगा, वो क्या बनेगा, नियरली स्फेरिकल बॉडी। तो कई सारे ये डिस्क आपस में जुड़कर क्या बना लिए, स्फेरिकल, नियरली स्फेरिकल, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं, नियरली स्फेरिकल बॉडी। और इसे क्या कहा गया, प्लैनेटेसिमल्स। अभी प्लैनेट नहीं बना है, बहुत ही छोटे थे अभी साइज में। कई सारे प्लेट्स डिस्क को मिलाया, कैसे मिले ये डिस्क, हाउ दिस डिस्क वेर एडेड या जुड़े, इसको कहा जाता है, इस एक वर्ड है इसका पार्टिकुलर, भूल रहा हूं मैं, मतलब ये जो डिस्क का जुड़ना है ना, इसके लिए एक पार्टिकुलर वर्ड है, मैं लिखा दूंगा उस वर्ड को। वो आपस में जुड़े, लेकिन कैसे जुड़े, किस फोर्स से, जुड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए, हाँ, एक्रीडिशन। दिस डिस्क वेर एक्रीडिटेड, एक्रीडिशन, है ना, द एक्रीडिशन ऑफ दिस डिस्क टुक प्लेस, एंड which force was responsible for this accreditation, accreditation means जुड़ना, which force was responsible for this accreditation, कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स था, क्या होता है, बोला ना फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है ये चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय कोहेसिव फोर्स, ब्रश किया है कभी आपने, किया है, डेली करते, ब्रश ब्रश किया है, अच्छा नया भी होगा, ठीक है। तो ब्रश करते हैं तो ब्रश के ब्रुसल्स आपस में से चिपके रहते हैं ना, स्नान भी किया होगा आपने, बाल गीला होता है, गीला बाल क्या होता है, आपस में ऐसे, है ना, जुड़ा रहेगा। फिर वो ड्रायर यूज करते हैं, ड्रायर ही क्यों, जो ड्राई करते, गर्म हवाएं वो वाटर को इवोपरेट करेंगी, वाटर के कारण ऐसे चिपका हुआ है, जुड़ा हुआ है। या जो ब्रुसल्स है आपस में क्यों चिपके हुए हैं, वाटर के कारण। एक ब्रुसल्स में वाटर है, दूसरे ब्रुसल्स में भी वाटर है, और दोनों के बीच क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कैसे डिफाइन करेंगे, कोहेसिव फोर्स इज दैट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में सिमिलर होना चाहिए। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स है तो वाटर का मॉलिक्यूल्स, दोनों के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेसिव। क्लियर। तो ब्रुसेल्स, एक ब्रुसेल्स में भी वाटर मॉलिक्यूल, दूसरे में भी, दोनों अट्रैक्ट कर रहा है। उसी तरह हेयर, एक हेयर में वाटर भिगा हुआ है हेयर, दूसरे वाटर में भी दूसरे हेयर में भी वाटर, दोनों कोहेसिव फोर्स से अट्रैक्ट हो गए। समझ गए, कोहेसिव। और दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो उसे क्या कहते हैं, एडहेसिव। क्या बोलते हैं, एडहेसिव। इसीलिए वो गोंद वोंद को एडहेसिव बोलते हैं ना। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट each other with the force of adhesive force। तो यहां पे क्या लगेगा, क्योंकि एक डिस्क हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से, गैसियस मॉलिक्यूल से, दूसरा डिस्क भी किससे बना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो दोनों के बीच क्या लगना चाहिए, कोहेसिव। और कोहेसिव फोर्स के कारण ये जुड़ जाएंगे, एक्रीडिशन इसको क्या कहते हैं, एक्रीडिशन। और एक्रीडिशन होगा और उससे क्या बन जाएगा, एक नियरली स्फेरिकल बॉडी, जिसे क्या कहेंगे, प्लैनेटेशिमल्स। स्मॉल बॉडी, स्मॉल बॉडी, स्मॉल मतलब हम हमसे तो बड़ा ही होगा, है ना, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा, प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में छोटा। अब क्या होगा, देखिए ये प्रोसेस जब समझेंगे तभी आपको एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह, उनका फॉर्मेशन समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये एक बड़ा प्लैनेटेसिमल्स, जिसकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, वो छोटे प्लैनेटेसिमल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बाय विच फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल। बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अट्रैक्ट कर रही है, और ये बड़ा प्लैनेटेशिमल्स छोटे प्लैनेटेशिमल्स को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किस फोर्स है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, गैस आपस में जुड़ जाएगा, गैस जुड़ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करके जोड़ लिया गैस, गैस का एक बड़ा स्फेरिकल बॉडी बना, जिसे क्या कहा हमने, समझ गए, बड़े प्लैनेटेसिमल्स attracted a small planetesimal to form planet। दोनों वही है प्लैनेटेसिमल्स, और दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़े और क्या बन गया, प्लैनेट्स हो गया हमारा सोलर सिस्टम। क्लियर, क्लियर ना, कोई दिक्कत कहीं पे किसी स्टेप में तो बताइए, बताइए किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, कैसे हुआ, इसी को लिखेंगे हम लोग आफ्टर ब्रेक। बट कोई अभी कोई और इशू, स्टार्स देखिए, स्टार्स जब बन गया, स्टार्स कहां बना, इसके अंदर, नेबुला के अंदर, नेबुला के अंदर क्या हुआ, मिलियंस ऑफ लोकलाइड क्लम्प ऑफ गैसेस बने। इसी एक क्लम्प ऑफ गैस के अंदर क्या हुआ, कोर का फॉर्मेशन हुआ, और वही कोर क्या बन गया, स्टार। तो कई सारे स्टार्स होंगे, मिलियंस ऑफ स्टार, जितने लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस उतने स्टार्स। और उस स्टार्स के चारों तरफ जो डिस्क रोटेट हो रहे थे, आपस में जुड़कर एक्रेडिशन के थ्रू क्या बने, प्लैनेटेशिमल्स, और फिर ग्रेविटेशन के कारण प्लैनेट्स बने। यानी वो प्लैनेट्स स्टार के चारों तरफ ही क्या होने लगे, रिवॉल्व होने लगे। तो समझ गए, एक एक नेबुला के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स बना, तो नेबुला क्या बन गया, गैलेक्सी। और लोकलाइज क्लम्प ऑफ गैस क्या बन गया। तो क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि गैलेक्सीज वेर फॉर्म्ड, तो ऐसे ऑप्शन रहेगा नेबुला ऐसे करके, है ना, नेबुला आया हुआ है क्वेश्चन इस तरह का। तो ज्योग्राफी क्या है ना, कि रटने की जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बना ले, क्वेश्चन कहीं से भी आए, बीच से भी उठाकर, प्रोसेस से भी उठाकर अगर पूछेगा, ये बहुत कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना, वेरियस कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, और उसमें फिजिक्स का थोड़ा बहुत रोल है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है।
क्लियर, हर स्टेप में। तो गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स ऑलरेडी बन चुके थे, मिलियंस ऑफ स्टार। हर स्टार्स का अपना क्या था, एक सिस्टम था, एक फैमिली थी। जैसे सन की भी एक फैमिली होगी, इसे क्या बोला हमने, सोलर सिस्टम। फैमिली मीन्स एक फादर होता है, या फिर वो जो आपके लिए, आपको एनर्जी दे, आपके लिए अर्न करके, है ना, आपका पालन करे। तो सन क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम, इन गैलेक्सी, है ना। ये चीज है, यहाँ तक क्लियर। कोई दिक्कत, फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर लिखने के बाद आज तो लिख ही पाएंगे, उसके बाद एवोल्यूशन देखेंगे कि अर्थ तो बन चुका है प्लेनेट, बट when earth was formed it was in the form of hot balloon of gas। ये जो यहाँ बने ये गैस ही है ना, देखिए ना, देखिए हर चीज को यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं बिग बैंग से। ये जो यहाँ बना, ये जो प्लेनेटेशिमल बना, फिर प्लेनेटेशिमल से प्लैनेट्स बने, ये क्या है, गैस है, गैस के क्लाउड है, गैस के बॉल्स है, हॉट बॉल्स ऑफ गैस। हॉट क्यों है, क्योंकि स्टार से ही अलग हुए हैं। स्टार्स में ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो चुका था, हीट जनरेट होना स्टार्ट हुआ था, उसी से अलग हुए थे ये मॉलिक्यूल्स, तो इसीलिए हॉट थे शुरुआत में, है ना, हॉट बलून ऑफ गैस। फिर कैसे धीरे धीरे इनमें लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ।